अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, सो हमेशा की awesome. तरह। हमेशा की तरह या अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आजकल के हालात जिस तरह के पाकिस्तान में है ना, आप शायद मस्कत होती हैं इसलिए आप ये कह सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो है खवातीन खास करके वो इतने अच्छे हालात में नहीं है। पर खैर आपसे ज्यादा नजर किसने रखी हुई होती है इन हालात के ऊपर जो खवातीन दूर की रह के भी जो है ना दूर वो रहेगी। मेरा पेन भी चल रहा होता है और बातें भी। और खवातीन, एक बात मेरी तुम लिख लो किसी उससे। खवातीन के हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक खवातीन खुद नहीं उठेंगी। आपका हाथ, किसी का हाथ अगर आप पे उठे, वो हाथ तोड़ दो, चाहे वो कोई भी हो। हाथ आप पे तब रुकेंगे जब आप किसी का हाथ तोड़ना सीखेंगे पकड़ के। तस्नीम आ जाए तो फिर इस बारे में बात करते हैं। मैं भी तस्लीम का वेट ही कर रही हूँ क्योंकि आज जो मौजू हम लोगों ने सोचा हुआ है उसके ऊपर आप लोगों ने बात करनी है, और वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हाँ, हवाले से क्योंकि ये डोमेस्टिक तो अभी जो वायलेंस है। मैंने इसमें लिखा भी है और मेरी वॉल आपने देख ली होगी। मैंने तो इसके बारे में बहुत जोर शोर से वावेला भी किया है एक किस्म का ये, और मैंने उसमें भी लिखा है कि मैं तो बैन ही कर रही हूँ, बैन किए चले जा रही हूँ। और इसमें जब तक खवातीन मिलेंगी नहीं साथ और वो करेंगी नहीं जो मैं कह रही हूँ, आपको कोई भी घर से रेस्क्यू करने ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। So things are not complicated तस्नीम, कितना आज तो आसान था। अरे तो मैंने पूरे अपने 2 आप को बजे उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या कुछ किया, उसके बाद जाके मैं यहाँ पे आई हूँ भाई। और हाँ, यही बात है ना, खवातीन की ये वाली स्ट्रगल्स किसी को नजर नहीं आती, सिर्फ ये नजर आता है कि अच्छा बस हाँ, आ गई है आने वाली। नहीं, अच्छा लेकिन तस्नीम, कि किसी ने मदद की, टाइम किसी हम मर्द ने मदद की ज्यादा होगी हमारी इस सारे प्रोसेस में, मेरी मगर आवाज हमने कर नहीं लिया। आ रही है या मुझे हैंड फ्री लगाने की जरूरत है? आपकी आवाज आवाज आ अच्छी रही है? आ रही है, मसला नहीं है। तस्नीम, ओवर टू यू। मैं अपना भाषण तो दे चुकी हूँ, बट आज आप लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस पे बात। मैं भाषण सुन रही थी आपका। अच्छा, हाँ, गलती तो नहीं की मैं कोई? उसी तगदो में मैं आपका भाषण और ताहिरा की गुफ्तगू सब कुछ सुन रही थी। अच्छा, नहीं, मैंने अभी बल्कि ताहिरा का कॉलम जो वो पढ़ा, और जाहिर है नई बात नहीं है, सदियों से होता आ रहा है पाकिस्तान की, या उससे पहले भी बरसगीर की भी तारीख भरी हुई है इन वाकयात से। तो सर के हाथों बहू का पिटना, और शौहर के हाथों बीवी का पिटना, बच्चों का देखना, बच्चों का उनको बचाने की कोशिश करना, और उन बच्चों के पर फिर आगे क्या असर होता होगा। वो बच्चे अगर वो लड़के हैं तो वो किस तरह के मर्द निकलते होंगे, वो लड़कियां हैं तो वो किस किस्म की औरतें बनती होंगी। इन सब में मुझे जो जो चीज अब एक नई नजर आई है वो वीडियोस का इस्तेमाल है। अब आपने लिखा कि देवर की बीवी यानी कि उस औरत की देवरानी वीडियो बना रही थी, तो वो उसको तो अपनी जेठानी को बचा क्यों नहीं रही थी? मुझे Because she is a victim herself. वो अगर बचाने आएगी ना, तो वो जो लहीम शहीम खरांट किस्म का बाबा है ना, वो उस बेलन का इस्तेमाल जो है वो उस पर भी करेगा। लेकिन मैं यही अभी कह रही थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये सब उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक पावर अगेंस्ट द पावर औरतें आपका हाथ नहीं पकड़ेंगी। बिल्कुल। अब इस वीडियो में मुझे 3 औरतें नजर आ रही हैं। एक चारपाई पे बैठी हुई है, मेरी हिम्मत नहीं हुई देखने की, मैंने देखी नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ा आपको। क्योंकि मुझे लिखना था, और हालांकि मेरी फैमिली मुझे बहुत मना करती है, मेरे बच्चे मुझे बहुत मना करते हैं, मामा व्हाई यू मेंटली ट्रॉमेटाइज योरसेल्फ एवरी अदर डे। तो मैं कहती हूँ कि देखो, मुझे लगता है कि जिस जोरों शोर से, या शायद मैं अपने आप को दिले खुश फहम है कि जिस जोरों शोर से मैं आवाज उठाती हूँ और लिखती हूँ
उर्दू में लिखती हूँ और उसको लोगों तक पहुंचाती हूँ। अगर मेरे पास एक पावर है, पावर ऑफ वर्ड्स, तो व्हाई डोंट यू यूज इट? ठीक है, ये मेरे पे कर्ज भी रहेगा इन औरतों का, और बीइंग ए औरत मुझे इनका दर्द महसूस भी होता है। तो मैंने ये वीडियो देखी, एक औरत तो वो है जो मार खा रही है और बहुत बुरी तरह खा रही है, बेलन के साथ, और किक्स भी है, थप्पड़ भी है उस आदमी के, और वो बेलन से मुसलसल उसे पीटे चले जा रहा है, और 3 बच्चियां और 1 बच्चा मुसलसल उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपने हाथों से। और आपने कहा कि अपनी एक बच्ची के गोद में कोई बच्चा भी है छोटा। जी, वो छोटी बच्ची है जो बाद में अपोलॉजी की उस औरत की वीडियो आई है, उसने भी उस बच्ची को उठाया हुआ है। तो 2 बच्चियां आसपास है, एक बच्चा आसपास है, और एक बच्ची ने, छोटी बच्ची जो है वो उठाई हुई है। अब वो 4 बच्चियां तो ये हैं, एक औरत इर्द गिर्द खेल रही है, शायद हो सकता है वो सास हो या जो भी हो, एक औरत चारपाई पे बैठी हुई है, और एक औरत, और सपोजिटली ये भी लिखा हुआ है कि शायद इस मर्द का बेटा भी, वो ऊपर की मंजिल से ये वीडियो बना रहे हैं। आप घर में तकरीबन अगर मार खाने वाली औरत को मिला के देखें तो 4 औरतें मौजूद हैं। Why not 4 औरतें उस मर्द को, ठीक है मर्द में फिजिकल पावर ज्यादा होती है, लेकिन 4 औरतें अगर उठ के खड़ी हो जाए उसके सामने, उसका एक हाथ पकड़ लें, उसकी गर्दन पकड़ लें, या उसको कुछ करने की कोशिश करें, तो उसे रोक सकती हैं। पीछे लेकिन से मसला, डंडा ही मार दें, पीछे से डंडा मारें। और है मसला ये है कि औरत को ये बताया गया है कि तुमने मार खानी है, तुमने जवाबन रेजिस्ट नहीं करना। घर बचाने का वाहिद तरीका ये है कि चुप करके रहो, सबमिसिव, ज़ॉम्बी नहीं बनो, चुप करके, साइलेंट, डमी, नो आर्ग्यूमेंट, नो रेजिस्टेंस, नो कन्फ्रंटेशन। मारते हैं तो मारें, गालियां देते हैं तो दें। दिस इज द वाहिद सॉल्यूशन to keep that house intact with the children. यानी अगर आप उठ के खड़े होंगे तो जाहिर है क्या होगा, ससुर साहब कान से पकड़ेंगे, बाहर निकाल देंगे और अपने बेटे से कहेंगे कि आज ही इसको तलाक दे। अच्छा, अब तलाक की सूरत में बच्चे भी निकाल दिए जाएंगे। तलाक की सूरत में जो पिछले वाले माँ बाप होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम 5 लोगों को नहीं संभाल सकते। तो इन द एंड बर्डन उस औरत पे भी ही आएगा कि जिसके पास माशी सूरत में कुछ भी नहीं है, वो 4 छोटे छोटे बच्चों को लेके कहां जाए। बात ये है कि दिस इज द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। फैब्रिक ये है कि बीबी घर बचाना है तो चुप करके रहो, मुंह पे टेप लगा के। मारते हैं तो मारें, बातें करते हैं तो बातें करें। मेंटल ट्रॉमा, वर्बल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, every type of trauma you have to bear to keep that household intact. और उसको मैंने लिखा है कि उसके पाँव में बेड़ियां डाली जाती हैं। जाहिर है अगर वो अकेली होती तो भाग के कहीं चली जाती, कहीं जाके सर छुपा लूंगी। उसको फौरन शादी के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद आपके सारे बच्चे 4, 5, 6, 7 साल के हैं। 6-7 साल के अंदर वो 4 बच्चों की माँ बन चुकी है। हस्बैंड साहब बाहर के मुल्क तशरीफ ले जा चुके हैं, और अब वो उस घर की नौकरानी है। उसकी हालत देखें। जो दूसरी वीडियो जिसमें वो कह रही है कि नहीं नहीं मैंने बदतमीजी की थी। अच्छा, इस बात को भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अगर आपने बदतमीजी की थी तो देन द मार इज जस्टिफाइड। पर वो बदतमीजी थी क्या? बदतमीजी वही थी कि खाना देर से दिया गया था। लेकिन इन केस मैंने लिखा है कि कोई भी बदतमीजी होती, इससे ज्यादा होती, यानी ये तो खाना नहीं बना ना, लेकिन सपोज
के बदतमीजी होती, भाई ABC कोई भी बदतमीजी होती, उस बदतमीजी के नतीजे में भी किसी को ये हक नहीं है कि वो आपको इस तरह अब्यूज करे, चाहे वो आपका अपना बाप ही क्यों ना हो, ठीक है, और ये तो बाप है भी नहीं। तो लेकिन सोसाइटी ने क्या किया है कि इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया है कि हाँ, अगर अच्छा मैंने वॉल पे लगाया तो वॉल पे मर्द आके लिख रहे हैं कि सुसर ने कुछ देखा होगा इसलिए उसे मार रहा है। व्हाट देखा होगा? जिस घर में इतने लोग रह रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि सोसाइटी इसको नॉर्मलाइज उसने कर दिया है कि अगर औरत रेजिस्टेंस दे तो फिर आप उसको जिस तरह मर्जी अब्यूज करें, फिर वो आपका हक बन जाता है। और फिर उस औरत को ये कहना है कि नहीं नहीं, वो जैसे कह रही है कि हमारा मामला रिजॉल्व हो गया, हमारा घरेलू मामला था। यही तो मसला है, लेकिन हर मामला घरेलू मामला बन जाता है ना फिर। बिल्कुल, इसलिए कि उसको बाद में धमकाया होगा कि तुमने रहना है यहाँ पे कि नहीं रहना, या तलाक दे के निकालें घर से। बिल्कुल। और या फिर ये होगा कि बच्चे छीन के घर से बाहर निकालें। औरत दो चीजों पे मरती है, एक बच्चे, और बल्कि शायद इसी पे मरती है। बच्चे छीन लिए जाए तो तब भी औरत जिंदा नहीं रहती, और बच्चे लेकर जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि ये औरत रेजिस्ट क्यों नहीं कर रही, लेटी भी बेलन से मार क्यों खा रही है? तो मैंने कहा, क्या तुम्हें ये औरत जिंदा लगती है? ये जिंदा नहीं है, ये कब की मर चुकी, सिर्फ सांस चल रहा है। सांस आने जाने को, सांस चलने को आप जिंदगी समझते हैं? औरतें तो मर जाती हैं। औरतें जब उनके माँ बाप उन्हें अब्यूज करते हैं, जब उनके भाई उन्हें अब्यूज करते हैं, जब उनका शौहर उन्हें अब्यूज करता है, जब उनके इन लॉज उन्हें अब्यूज करते हैं, आपका क्या ख्याल है, वो जिंदा रहती है? वो जिंदा नहीं रहती, सांस चलती है। हाँ, मौत तो अपने वक्त पे ही आनी होती है ना। और उसी सांस चलने को लेके वो सारी उम्र गुजार देती हैं। सांस ने खुद सारी उम्र मार खाई होगी, आपका नहीं, क्या मैं ख्याल है कि ये उसी अपने सांस चलने के साथ ही वो सारी उम्र गुजार देती है, जिंदा तो वो होती बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, वो अब सिर्फ सांस चल रहा है, और अब उसके पास इर्द गिर्द 4 बच्चे हैं जिसके लिए उसने इस सांस को चलते रहने देना है। बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे उसके पेट से निकले हैं, और मुझे ताहिरा आपकी बात काट रही थी मैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो जिस तरह का तशद्दुद इस खातून पे हो रहा है, और बेशुमार ख्वातीन पे होता है, ये तो खैर वीडियो बन गई, और वैसे आफरीन है वीडियो बनाने वालों पे भी, वीडियो शेयर करने वालों पे भी, के बड़ा फ़ख्र महसूस शायद कर रहे हैं वो कि अपने घर की वीडियो जो है वो इस तरह से उन्होंने शेयर की है, बजाय इसके कि वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाएं और इस जुल्म को कहीं तो रोकें। मगर मुझे ये बताएं कि इस तरह की जितनी भी ख़वातीन हैं जो पिटती रहती हैं, मार खाती रहती हैं, सहती रहती हैं, बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, उनकी ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की सेहत किस हाल में होती होगी? बहुत बुरी। मैं चूंकि हेल्थ के इससे ताल्लुक रखती हूँ, और चूंकि मेरा ये स्पेशल इंटरेस्ट है अब्यूज वुमन, और मैं उसको यानी ना सिर्फ गायनोकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, बल्कि मैं उसको उसकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी साथ साथ किसी न किसी हद तक देखती हूँ। और प्लस ये है कि मैं बहुत से लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को जानती हूँ, मैं डॉक्टर्स को जानती हूँ जिन पे अब्यूज हुआ है, हो रहा है, और वो किस तरह, और कुछ लोग फिर मुझे लिख के भी भेजते हैं। they are not
मैंने बताया वो जिंदा नहीं होते वो लोग, वो कोई आधा मर चुका होता है, कोई पौना मर चुका होता है। जिंदगी उन्हें एक जब्र लगती है और जिंदगी में उनके लिए कुछ नहीं होता। और ये नॉट ओनली फीलिंग है, क्योंकि जब आप किसी को अब्यूज करते हैं तो आपके ब्रेन में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं हकीकतन। और मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि हम केमिकल्स का मजमुआ है। आप देख लें, अगर इंसुलिन नहीं होगी तो आप डायबिटिक हो जाएंगे, अगर और प्रेगनेंसी हार्मोन्स नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी आगे नहीं चलेगी, फीमेल हार्मोन्स नहीं होंगे तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मर्दों में स्पर्म्स हार्मोन की कमी होगी तो स्पर्म्स नहीं बनेंगे। तो हम हार्मोन्स का मजमुआ है, और अगर हमारे ब्रेन हार्मोन्स खराब हो जाएंगे जो कि अब्यूज से होते हैं, तो सोचें हम क्या बनेंगे। डिप्रेस्ड, हम तो जो बनेंगे सो बनेंगे ताहिरा, मगर मुझे ये बताएं कि वो जो बच्चे हैं, और हर घराने में यही बच्चे होते हैं, चाहे कहीं 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो माँ को पिटते हुए रोजाना देखते हैं, बाप के हाथ, दादा के हाथ, चाचा के हाथ, उनका भी यही मामू, हशर था। वो क्या चीज बन के निकलेंगे, वो माशरे में क्या किरदार अदा करेंगे। इसलिए और वो अपनी माँ की कहाँ इज्जत करेंगे और उस पे ही वायलेंस करेंगे, ये भी तो है। और वो औरत की इज्जत कैसे करेंगे। इज्जत की और बात तो बाद की बात रही। पहले तो उनके अंदर जो एक एंजाइटी और डिप्रेशन जन्म लेगा, उनके लिए ये वाले एपिसोड्स हॉरर मूवी बनेंगे, वो इस हॉरर मूवी लड़कियों के का साथ ग्रो भी, मतलब करेंगे। मैं तो उन लड़कियों का भी सोच रही हूँ, बच्चियों का सोच रही हूँ कि वो बड़ी होके, जाहिर है कि एक तो उनकी ट्रेनिंग ये हो ही गई ना, उन्होंने सीख लिया कि मार खानी और पिटना है और चुप करना है, रेजिस्ट नहीं करना। तो ये जो जबर और दबाव का पूरा माहौल है और पूरी आपकी नशोनुमा उसी माहौल में हो रही है, तो उसमें आपकी बात मैं वहीं पे लेके आ रही हूँ कि जवानी में तो आपने जो बताया, मगर बचपन में जहनी नशोनुमा या आपकी जिस्मानी नशोनुमा कितना कितना असर लेती है इन चीजों का। बहुत बहुत लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इसी से शुरू होते हैं। लोगों को बहुत सी बीमारियां जो हैं वो इसी एंजाइटी और डिप्रेशन से शुरू होती हैं। उसके बाद ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन आपको जिंदगी में बहुत बुरी हालत आपकी कर देता है कि आप यानी आप सोचें कि आपको लगेगा कि हाँ ये शख्स है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वो शख्स नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल वेल बीइंग के लिए आपको नॉर्मल एटमॉस्फेयर चाहिए। इसको आप इस तरह देख लें कि जब आप किसी पौधे को गमले में लगाते हैं तो उसमें उसको ग्रो करने के लिए एक खास मिकदार में पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, खाद भी चाहिए। उसमें अगर कोई भी चीज, अगर आंधी चलेगी उस पे, तो उस पौधे का क्या हाल होगा। आप ह्यूमन बीइंग को इस आंधी और इस तशद्दुद से कैसे बाहर सोच सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग तो बहुत सेंसिटिव क्रीचर अल्लाह ने बनाया है, यानी उसे पौधा तो फिर हम यानी उसमें वो चीजें नहीं है कि उसमें अक्ल और ब्रेन वो नहीं डाला गया। तो अक्ल और ब्रेन के साथ जो ह्यूमन बीइंग है वो जिसमें टॉर्चर या वो टॉर्चर देख रहा है या बर्दाश्त कर रहा है, और इसमें तो बच्चे बर्दाश्त भी कर रहे हैं। मैंने अपने ब्लॉग में भी लिखा है कि बच्चे ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि सह भी रहे हैं। बच्चों के लिए सबसे सेंसिटिव पॉइंट होती है उनकी माँ, और अब जब वो अपनी माँ को इतने मिजरेबल हालत में देख रहे हैं मार खाते हुए, तो आप सोचें कि उनके अंदर कैसा कैसा तूफान नहीं आ रहा होगा कि वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर पार्ट ऑफ इट, व्हेन दे आर पार्ट ऑफ दिस टॉर्चर। तो आप मुझे बताएं कि विल दीज किड्स बी नॉर्मल। और यही मैं सोच रही हूँ कि कितनी बड़ी आबादी हमारे मुल्क की इस चीज से गुजरती है, बिल्कुल, और हम इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आप सोचिए कि इसलिए कि हमारी रूरल पॉपुलेशन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तकरीबन 70% है। तो 70% रूरल पॉपुलेशन में ये घर घर की कहानी है, और बल्कि अर्बन में भी है। मेरी एक गायनोकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने
मुझे अभी मैसेज किया ये पढ़ के, उसने कहा कि मैंने जब से पढ़ा है मैं ये रो रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरे ससुर ने फिजिकल अब्यूज तो नहीं लेकिन वर्बल अब्यूज मेरे पे बहुत ज्यादा किया। डॉक्टर, टॉपर, गायनोकोलॉजिस्ट, शहर की रहने वाली, और ससुर ने वर्बल अब्यूज की इंतहा कर दी। और वो कहने लगी कि नहीं मैं रोक सकी उन्हें। इस तरह मैंने तो आपको अपना जाती वाकया भी लिखा था कि मैं, आपने वॉल पे पढ़ा होगा कि मैं फ्रांस गई हुई थी और वहाँ मेरे जेठ रहते हैं और जिन्होंने मेरे से बदतमीजी की थी, और बहरहाल मैं तो इस पोजीशन में थी कि मैंने रोकने की भी कोशिश की, और मैंने यानी वो रात का वक्त था, मैं अगली सुबह को घर से चली गई थी। मैं यानी कि उसी दिन शाम की फ्लाइट लेके वापस पाकिस्तान आई थी। और बता आप ये कर सकती थी, आपके पास वसाइल भी थे, because ताकत भी थी। that's what कि every woman, देखिए हर औरत जो रेजिस्टेंस दे सकती है उसके पास एतमाद होना चाहिए, और एतमाद कहाँ से आएगा? उसके पास जब फाइनेंसेस होंगे। बिल्कुल। मेरे पास, मेरी जेब में पैसे थे, मैं ये कर सकती थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस भी था, मैं जवाब भी दे सकती थी कि यू डोंट हैव एनी राइट टू टॉक टू मी लाइक दैट। ठीक है, मुझे अपने राइट्स का भी पता था। तो लेकिन मेरी ही गायनोकोलॉजिस्ट फ्रेंड कह रही है कि मैं अपने फादर इन लॉ को नहीं रोक सकी, बिकॉज फादर इन लॉ, आई डोंट नो व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस विद हर, लेकिन ये हमारे तकरीबन हर घर की बड़ा कॉमन है, ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है ये। इसे हम खाली रूरल तक नहीं रह सकते, रूरल में ये एक्सट्रीम पे चला जा रहा है। अभी देखें जो मियां वाली में डॉक्टर सिद्रा को उसके बाप ने मार दिया है और भाई ने माफ कर दिया। सो वही बात है कि भाई और बाप मिलके उन्होंने एक घर की लड़ी औरत को मार दिया, और दे आर आल्सो फ्री टोटली। स्ट्रेट जो है वो कान हाथ नाक झाड़ के बैठ गई कि घर का मामला है, हर चीज घर का मामला है। और बिल्कुल, इसीलिए तो डोमेस्टिक वायलेंस बिल नहीं ना आगे आ जाता था। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस बिल भी, और ऑनर किलिंग में भी आपने देखा होगा, हालांकि अमेंडमेंट की थी कंदील का जब वाकया हुआ था कि कोई भी भाई या कोई भी बाप अगर अपनी बेटी या बीवी को मार देगा तो वो खुद माफ नहीं कर सकी, स्टेट जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। लेकिन हमने देखा है कि कंदील की केस में उसके भाई को वो अब आजाद घूम रहा है, उसको कोई कानून ने नहीं पकड़ा। डॉक्टर सिद्रा का बाप अभी मेरा ख्याल है उसको मरे हुए शायद 3 हफ्ते हुए हैं, और भाई साहब माफ करके बैठ गए हैं। जाहिर है फैमिली का प्रेशर होगा कि तुम अपने बाप को कैसे सजा दिलवा सकते हो। तो माँ की कौन सुनेगा? और like this, like I can't say the thing कि इस मुल्क में औरत कैसे अपने आप को इन सारे अपने ही घर के लोगों से अपने आप को कैसे महफूज रख सकती है। I don't have any answer। नहीं, एक तो यही है ना कि हम जितनी ज्यादा बात करेंगे इस पे, जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाएंगे, जितना ज्यादा ख्वातीन को ये बताएंगे कि आपकी ताकत आपके अंदर है, अपने अंदर की ताकत को बाहर लेके आइए। आप जैसे मैंने आज ये लिखा है, और पता नहीं आपने पढ़ा है, मैंने सोचा कि मैंने ये वीडियो देख के सोचा कि अगर इसकी जगह होती तो मैं होती तो क्या करती, अगर इसकी जगह मेरी बेटी होती तो मैं क्या करती, अगर इसकी जगह मेरी बहन होती तो मैं क्या करती, और फर्ज करो कि ये मेरी माँ होती और मैं उन बच्चों की जगह होती तो मैं क्या करती। तो मैं अब बता देती हूँ कि मैं क्या करती, कि मैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस मैं ये मार नहीं खा सकती थी। मैं उसके हाथ से बेलन पकड़ती और मैं उसी पे रसीद करती, चाहे उसके बाद मुझे कत्ल कर दिया जाता, ये चाहे उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया जाता। मुझे ताहिरा भी आपने जितना आपने कहा कि अगर मैं माँ होती, बहन होती उसकी, या बेटी होती वो आपकी, है मुझे इसमें एक और चीज ऐड करनी है कि अगर वो आपकी बहू ही क्यों ना होती,
तब भी बिल्कुल आपका फर्ज है कि आप उसकी बिल्कुल मदद बिल्कुल को आती मैं हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। मैं ये लाइक लिखना मेरे वो हो गया और बेशक वो कोई भी औरत होती, बिल्कुल, अभी मैं ये कहना चाहती हूँ चाहे कोई वो हमसाए रिश्तेदार की औरत होती, होती, पड़ोसन ही क्यों ना होती। पड़ोसन होती, तस्नीम, मैं तब भी तस्नीम कहना इसमें बहुत आसान है, मैं बहुत तब आसान है। भी सच माने, मैं अगर आप खुद उस औरत को बचाने चली जाएंगी ना, तो वो औरत, मतलब हमारे भी मोहल्ले के अंदर इस तरह के वाकयात हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हमारा पर्सनल मामला है, आप इसमें मत बोलें। तो तब आप क्या करें फिर? उस पर्सनल मामला, वही बात तो सिखाने वाली है कि ये पर्सनल मामला नहीं है। ये मैंने पर्सनल कल मामला रात नहीं मैंने है कल रात एक फिल्म देखी जी। प्राइम पे। वो थी सत्य समथिंग की, सत्य प्रेम की कथा, सत्या प्रेम की कथा। इट इज अबाउट डेट रेप। यस। मगर वो आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें वो लड़का जो उस लड़की से शादी करता है, जिसको उसको पता नहीं था उसका डेट रेप हुआ है, उसको बचाता है सुसाइड करते हुए। मगर वो पूरी सेंसिटिविटी, वो पूरा उसका लॉजिक, और वो कहता है मैं उस लड़के को जिसने ये काम किया है मैं सजा दिलवा के रहूंगा, चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही क्यों नहीं था। जब तुमने मना कर दिया था जिस जिस भी स्टेज पे, तो वो ना था। तो ये वाली जो सारी चीजें ना, सेंसिटिविटीज जो है, ये अभी हम उससे कोसों दूर है। अभी तो हम अपने हर चीज को घर के मामलात में ही घुसाए हुए हैं। जब तक हम इसलिए इससे कि बाहर नहीं एजुकेशन निकलेंगे। जी। औरत, इसलिए कि वो उस औरत जो पेरेंट्स हैं, अव्वल तो बात ये है कि वो पढ़ा रहे हैं तो वो ये तलकीन कर रहे हैं कि बस कुड़िए तू चलनी है तो जाके जो है वो तुम उस घर से मर, वो जो था ना कॉन्सेप्ट, डोली में जा रही हो तो डोले में निकलना, वो कॉन्सेप्ट स्टिल एग्जिस्ट। और मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि आप इस तरह कैसे अपनी बेटी को, आप किस तरह ऐसे कैसे इस तरह कह सकते हैं। हम अब बेटियों वाले हैं, आप भी बेटी वाली हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं तो बल्कि कहूंगी कि तुम्हें अगर कोई टेढ़ी नजर से भी देखे ना, वापस आओ। तो वापस आओ, और उस घर में रहने की जरूरत नहीं है जहां कोई तुम्हें टेढ़ी नजर से देख रहा है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी फैमिली को बैक करना आना चाहिए, आपके भाइयों में ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि वो अगर उनकी बहन किसी मुश्किल वक्त से गुजर रही है तो वो पिछले दिनों मैंने ये सवाल भी पूछा था अपनी वॉल पे कि अगर आपको पता चले कि आपका बहनोई आपकी बहन को पीट रहा है तो आप क्या करेंगे। तो आप मजे की बात बताऊं कि इसमें कोई 600-700 कमेंट्स आए और सारे मर्दों ने ये लिखा कि जी हम पहुंचेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और सारी औरतों ने लिखा कि ये झूठ बोलते हैं, ये कुछ नहीं करते। तो इनको बड़ा लंबा सफर है ताहिरा, पता नहीं कहाँ जाके चीजें सही होंगी। सवालात शुरू क्योंकि करते हैं। तस्नीम, ये लंबा सफर इस तरह से है कि आपको याद हो कि जैनब का भी आप मिसाल देती है ना, जिसके हस्बैंड ने उसको वो तो वो वाला 94 था, वाकया वो हुआ, कितना 94 था, अर्सा हो, 2023 19 हो की गया, बात आज। हाँ, 2023 तो हो ये गया। तो, मगर क्योंकि अभी हमें कमेंट्स भी रिसीव हो रहे हैं और ये बच्चियां यही बोल रही हैं कि क्या हमें शादी नहीं करनी चाहिए, कि शादी के बाद फिर हम ये सारे मेंटल टॉर्चर से गुजरेंगे, लेकिन नहीं घरों में नहीं भी ये नहीं, सब। मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत गलत एक कॉन्सेप्ट चल जाएगा कि हर शादी जो है उसमें ये कुछ होता है। उनसे मतलब सब बच्चियों को इतना मजबूत, हमें जैसे तायरा कह रही है कि उनके भाई, उनके बाप, उनके इर्द गिर्द के लोग सब मिलके उनको इतना मजबूत बनाएं कि वो ना शादी से डरे और ना शौहर से डरे, ना ससुराल से डरे। ये डर और खौफ जो है ना हमारे अंदर, इसको निकालने की जरूरत है। शादी और बच्चियों को ये स्टैंड लेना चाहिए कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहेंगे, ये शादी से पहले ये स्टैंड ले लेना चाहिए। अगर कोई इस सूरत में ताहिरा, आपका वो तो रिश्ता, अगर वो अलग घर में भी रह लें तो तब भी पूरा ससुराल जो आधा मकता है। लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना, एक्सपोजर टू लाइक अगर आप जॉइंट में जा रहे हैं और 10 लोगों को आप फेस कर रहे हैं और वहां आप 1-to-1 को फेस कर रहे हैं, तो आपका वो जो प्रेशर है, वो प्रेशर एलिमेंट कम हो जाएगा।
तो इसलिए इसमें इसमें ना, इसमें असल में दो आर्ग्यूमेंट्स है। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर तो आपका शौहर तशद्दुद कर रहा है और आपको बचाने वाला कोई नहीं है, तो कम से कम एक जॉइंट फैमिली में, बहुत सारी जॉइंट फैमिली में लोग होते हैं जो आपको बचा लेते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट वही आप वाला है कि अलग रहना बेहतर है, 10 की मार तो नहीं खा रहे ना आप 1 to 1 है। आप उस वक्त एक आर्ग्यूमेंट भी ला सकते हैं, पर पिटना तो मेरे ख्याल से फिर दोनों ही सूरतों में, जब तक कि औरत मजबूत नहीं होती। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें और आप वही मैं कह रही हूँ कि दोनों तरफ नहीं, वो आपको शौहर आपकी तरफ लपके मारने के लिए और कोई बचाए आपको लोग आके बीच में इंटरवीन करें, तो बात तो वही हो गई कि जिल्लत का मुकाम तो वही हुआ ना। वही तो कह रही हूँ ना कि दोनों तरफ जो है वो डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं ना, कि तो दो धारी तलवार है कि निकाह नामे की शिक होनी चाहिए कि अगर कभी किसी ने हाथ उठाया तो इस सूरत में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात यह है जो मैं सारी बच्चियों को कहती हूँ, 3 साल तक बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, और वो भी आपको शादी से पहले तय करना चाहिए पेरेंट्स को बीच में बिठा के कि हमने फौरन जाके बच्चा पैदा नहीं करना। बिल्कुल सही। जब तक हम ये ना देख लें कि दिस हाउस इज वर्थ फॉर लिविंग एंड दैट मैन इज वर्थ लिविंग विद him as a companion. So मेरा ख्याल ये है कि ये दो चीजें हैं जिसमें हमारी बच्चियों को सीखने की जरूरत है कि शादी से खौफ ना खाएंगे ना, कि वो समझ रही हूँ कि शादी बहुत खौफनाक चीज, शादी बहुत खूबसूरत बंधन भी है, मगर ये कि आपको बहुत कुछ इसमें है। तो ये है कि तलाक से खौफ ना खाएं। बिल्कुल। तलाक इज नॉट a bad thing at all. खुला इज नॉट a bad thing at all. जो आपका कोई खून का रिश्ता तो है नहीं कि जी एक ही घर में पैदा हुए हैं तो आप तो टूट ही नहीं सकता। और ये आपको हक है, ये आपको हक दिया गया और हलाल है, हलाल। और इस्लाम ने, अगर आप इस्लाम यानी अच्छे मुसलमान हैं और आप सारी चीजें इस्लाम की राइज करना चाहते हैं, तो फिर तलाक और खुला का हक भी आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको माशी खुद मुख्तारी हासिल करनी है। बीबी खदीजा इस्लाम की पहली खुद मुख्तार औरत थी, और अगर वो अच्छी ना होती तो हुजूर पाक उनसे शादी नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि शी वॉज एन आइडियल वुमन, जिन्हें हुजूर ने सारी औरतों को छोड़ के अपने लिए चुना, इन स्पाइट ऑफ द एज डिफरेंस, एंड शी वॉज having the business empire at that time. So माशी खुद मुख्तारी लेनी है, फौरन प्रेग्नेंट नहीं होना है, पहले से बहुत सारी शिकें निकाहनामे में लिखवानी है, और ये सारा कुछ करके आप शादी कर सकते हैं और तलाक और खुला से खौफ नहीं खाना है। यहीं पे हम बात को खत्म करते हैं आज की और सवालात की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवालात के जवाब कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये आपने अच्छा किया कि शादी बहुत अच्छा रिश्ता है, करना चाहिए, लेकिन इंसान के बच्चे के साथ करना चाहिए ताकि जो है वो शऊर के साथ। इंसान का बच्चा तो हमें तब पता चलेगा जब इंसान के बच्चे के साथ रहेंगे। दूर दूर से तो सारे बहुत इंसान के बच्चे क्या फरिश्ते नजर आ रहे होते हैं, असल हकीकत तब खुलती है जब उस इंसान के बच्चे के साथ एक कमरे में रहना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप तब पता चलता है कौन, लेकिन आपको अपने आप को इक्विप करना है उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जिनके साथ आप इंसान के बच्चे को वाकई इंसान का बच्चा बना सकें। और बनाना भी आपका वो नहीं है, मतलब ये कि अपनी राह अलहदा कर सकें। आपको या तो आप डिसाइडिंग फैक्टर में हो, आप ये मार खा खा के और इक्वालिटी हो ना, इक्वालिटी की तो सारी बात है भाई, सारी बात तो इक्वालिटी की है, सारी बात बराबरी की है। हमारा क्या है, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हम बोलते रहेंगे, यूं ही बताते रहेंगे। हो सकता है क्या कहते हैं हो सकता है कि उतर जाए दिल में मेरी बात। अगर किसी के दिल में उतर गई तो वेल एंड गुड, नहीं उतरी तो तब भी
हमने नहीं कम से कम अपने होने का इस प्लेनेट पे, इस जमीन पे कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल दिया। बिल्कुल। चले शाइस्ता, रैपिड फायर। अच्छा, ये अभी कुछ हमें कमेंट्स में ही सवालात रिसीव हुए तो मैंने कहा चलें साथ ही साथ कर लेते हैं, इनका भला हो जाएगा। ज़ैनब ज़हूर है, वो ये कह रही हैं कि 7 साल पहले सी सेक्शन हुआ, 2 मिस कैरेजेस, अब कंसीव नहीं हो रहा। उनकी एज 30 है और वेट 55। ये तो अब मैसेजेस में इनफर्टिलिटी ट्रीट नहीं हो सकती, वो मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूँ। उन्हें सिजेरियन के बाद और मिस कैरेजेस के बाद ट्यूबल टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफा ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, और किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट से मिल लें, बस मैं यही कह सकती हूँ। अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने। अच्छा, ये एक और सवाल है, वो ये कह रही है कि मेरी बेटी 14 साल की है, जुलाई 2023 में उसके पहली बार पीरियड्स हुए, 4 माह हो गए हैं, 15 दिन बाद पीरियड्स आते हैं, यानी हर माह 2 बार पीरियड्स होते हैं। मैं पहले तो भी इसका डॉक्टर को जवाब दे दिखाया। चुकी हूँ। प्लीज लोगों से इल्तिजा है, हाथ बांध के पिछले प्रोग्राम्स देखा करें, उनसे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। फैमिला 28 आप उन्हें 6 माह का कोर्स करवा दें। बच्चियों को शुरू में ये प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि हार्मोनल सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता, तो इसलिए उन्हें यानी कि जो हार्मोन्स ये बने हुए सिंथेटिक हार्मोन्स हैं ये देने पड़ते हैं ताकि वो साइकिल रेगुलर हो जाए। तो 6 महीने के लिए फैमिला 28 की गोलियां खिला दें। ठीक है। एक और सवाल है, सारा जैयद है, वो कह रही है मेरा अल्ट्रासाउंड कराया है, रिपोर्ट में बच्चे का साइज हफ्तों से ज्यादा बढ़ के आ रहा है, क्या ये मसला हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो जाहिर है ये मुश्किल हो जाएगा, और अगर बच्चे का साइज बड़ा हो रहा है तो उन्हें अपनी शुगर चेक करानी चाहिए, क्योंकि शुगर की वजह से बच्चे के गिर्द पानी भी ज्यादा होता है और बच्चे का साइज भी बढ़ जाता है। और चेक कराने का तरीका ये है कि वो GTT कराएं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसे कहते हैं, किसी भी जगह से जाके करा लें, और अगर ये एबनॉर्मल है तो उसे कंट्रोल करें। और एनी हाउ वो जो लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जूसेस पिएं और फ्रूट्स खाएं और ये और वो मैं उसको बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ। प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा कैलोरिक हाई कैलोरिक डाइट या ज़्यादा कार्ब्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी शुगर जो है वो बच्चे को जाती है। और चूंकि हम लोग डायबिटीज़ हमारे जीन्स में आ चुकी है, तो प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ शुरू होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। ओके। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, ये है मरियम, इनकी शादी को 1 साल हो गया है, 23 साल इनकी उम्र है। वो ये कह रहे हैं मेरे हस्बैंड की उम्र 22 साल है, हमारा एक बेबी हुआ था, 3 महीने बाद DNC हो गई और 6 महीने दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रही है कि जब मैं अपने मियाँ के करीब आती हूँ तो मुझे बुखार हो जाता है। बुखार हो जाता है? बेटा जी डर हाँ। लगता है तो फिर नहीं, बुखार हो करो। तो ये मसला कहती है किस वजह से है? ये डर का बुखार है और कुछ नहीं है। कि किसी तरह क्योंकि बुखार मियाँ के करीब आने से जो है वो बुखार की वजह नहीं होती, कोई ना कोई और वजह होगी। प्लीज अपने आप को स्क्रीन आउट कराएं। और शादी का वाहिद मकसद बच्चे पैदा करना नहीं होता। 23 और 22 साल की उम्र में एक हमल हो चुका है, मिस कैरी हो चुका है, अब आप दोबारा से उसी चीज में वो करें। प्लीज टेक अ ब्रेक और अपना रिश्ता मजबूत करें ना, शौहर के साथ पहले दोस्ती करें, थोड़ा वक्त गुजारें, ट्राई करें, 3 साल के बाद ट्राई करें। हमारे यहाँ शादी का वाहिद मकसद ये नहीं है कि ताहिरा शादी हो तो मकसद सारा यही है ना, शादी का मकसद बच्चे, ना दोस्ती है, ना कंपेनियनशिप है, ना कुछ और है। शादी हुई नहीं कि बच्चा पैदा करो। अरे भाई थोड़ा वक्त अपने साथ एक दूसरे साथ गुजारो, समझो एक दूसरे को, एक दूसरे की खराबियां अच्छाइयां। नहीं, वो तो हमने करना ही नहीं है ना। शादी का मतलब ये है कि हम टेस्ट कर लें आप सही आदमी हैं, आप सही औरत हैं, आपकी ये टेस्टिंग हो रही है। शादी का मतलब ये है। और टेस्टिंग सिर्फ बच्चे की अब उनको बुखार अगर चढ़ रहा है तो उसका मतलब है कि उन्हें अपने शौहर से कोई और नफ्सियाती मसला है या कोई और किसी और तरह की उलझन है जिसका उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मगर चूंकि उनके अंदर कोई एक अनजाना खौफ है या कुछ भी है, मुझे नहीं पता कि उनकी मेंटल स्टेट क्या है या क्या नहीं है, तो ये चीजें तो उन्हें अपने आप को खुद
डिस्कवर करनी होंगी, अपने शौहर के साथ बैठ के डिस्कस करना होगा। सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की कोशिश से ये सारे मामला हल नहीं होने वाले। जी हाँ, काश कि हमारी औरतें इस चीजों के ऊपर भी गौर करें। अच्छा, एक सवाल है जो कह रही है मेरी उम्र 45 साल है, पीरियड्स कम आते हैं 1 या 2 दिन, पेट बढ़ रहा है और सर में दर्द रहता है। डॉक्टर तायरा से जवाब चाहिए और 6 बच्चे भी हैं और अब से छोटे बेटे की उम्र 7 साल है। पेट बढ़ रहा है, कम करें वर्जिश, कम खाना खाएं, वर्जिश करें, वजन कम करें, लो कार्ब डाइट खाना शुरू कर दें जिसमें मीठा छोड़ दें, जूसेस छोड़ दें, रोटी चावल कम कर दें, पेट जो है वो खीरों से भरें, मूलियों से भरें, गाजरों से भरें, सलाद के पत्तों से भरें, खाली सब्जियों से भरें और शाम को 3-4 किलोमीटर चला करें। तो जो सर में दर्द है वो आप ब्लड प्रेशर चेक करा लें, क्योंकि 40 के बाद आप पे शुगर और ब्लड प्रेशर हमलावर होना शुरू हो जाते हैं और उसकी एक वजह वजन का बढ़ना भी होता है और ब्लड वेसल्स का तंग होना। हम बहुत ऑयली खाना खाते हैं, खुदा के लिए पाकिस्तानियों ऑयल अपने खानों में इस्तेमाल करना बंद कर दें, आपका बहुत ज्यादा जो है ज़रे मुबादला भी बचेगा। मैं तो कहती हूँ कि चीनी और ऑयल किसी घर में खरीदा ही नहीं जाना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं यकीन झूठ करें प्रेसिडेंट ऑफ मीठा, पाकिस्तान वो होती अभी ना, खुद मीठा खा रहे हैं, वो खैर है, लेकिन ये कि दूसरों के लिए मैं चाय में चीनी नहीं पीती, वो बहुत ही और तरह से खाती हूँ, मैंने पिछली दफा भी बताया था। हाँ, और मुझे याद। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मेरे घर में चीनी नहीं आती। अच्छा, एक सवाल यहाँ आया हुआ है, शायद साहब किस में आया है, सना खुर्शीद मुझे नजर आ रही है। इनका जो सवाल है, सना खुर्शीद है, वो ये कह रही है कि आफ्टर 3rd सेक्शन मुझे ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन और जलन हो रही है, इससे पहले ऐसे कोई इशू नहीं था। 3rd सी सेक्शन जून 2023 में हुआ, एज 28 ईयर्स है। वो ये कहती है शायद गोश्त मुझे महसूस होता है कि कोई गोश्त नीचे आ रहा है, वो तो एग्जामिन कराना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर इंटरकोर्स में जलन वगैरह हो तो उसका मतलब एक ही होता है कि इन्फेक्शन हो गई है और इन्फेक्शन ट्रीट करनी है। तो वो तो आपको गायनाकोलॉजिस्ट जहाँ से आपने सी सेक्शन कराया है उन्हें एग्जामिन कराएं, वजाइनल एग्जामिनेशन कराएं और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे और लोकल यूज करने की चीजें भी देंगे। लेकिन फिर वही कहूंगी, वजन कम करें और हेल्दी खाना खाएं। ऑलराइट। अच्छा, एक सवाल है कि डॉक्टर वो कह रही है कि मुझे हार्मोन इशू है, मिसकैरेज हुआ, एक एग या तो बनते नहीं है और अगर बनते हैं तो टूट जाते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई है, प्लीज एग बनाने वाले फूड बता दें जिनसे ओवरी मैच्योर हो और एग तैयार हो। कोई खाना नहीं है कि जिससे एग बने और मैच्योर हो। अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो प्रोलैक्टिन ज्यादा होने की दवाई खानी चाहिए। लेकिन एग्स का ओवरी में रिजर्व देखने के लिए सबसे अहम टेस्ट एंटी मुलेरियन हार्मोन है, जिसे हम AMH कहते हैं। AMH करा के देख लें, ये कभी भी करवाया जा सकता है, इसका पीरियड्स की डेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये करवा के देख लें कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। और वाहिद चीज जिससे ओवेरियन रिजर्व इंप्रूव करता है वो आपका वजन कम होना और वर्जिश है। हेल्दी लाइफस्टाइल ओवरी पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, कोई ग़िज़ा नहीं डालती। अच्छा डॉक्टर तायरा, ये भी कोई डाइट प्लान सही है? वो ये कह रही है कि 17 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ और मैं अभी तक परहेजी खाना खा रही हूँ, आगे मैं क्या खा सकती हूँ? अभी तक दूध नहीं पी रही, क्या दूध और दलिया अनार वगैरह खा सकती हूँ? देखिए, मैं सिंपल बात बताऊंगी, वजन कम करना है तो लो कार्ब डाइट खाएं, ठीक है? और लो कार्ब डाइट में दलिया थोड़ा सा और बाकी आई डोंट नो दूध, लाइक ये चीजें तो गूगल अप करेंगे तो आपको हजारों चीजें मिल जाएंगी कि लो कार्ब डाइट क्या है, ठीक है? लो कार्ब डाइट का मतलब, और लो कैलोरिक डाइट, लो कार्ब डाइट एंड लो कैलोरिक डाइट जिसमें ज्यादा वेजिटेबल्स, ज्यादा सैलड्स, दालें, कम ऑयल, नील चीनी और प्लस ये के ज्यादा पानी, नो जूसेस, नो स्मूदीज, नो पोला ड्रिंक्स, नो स्वीट्स, ये सारा कुछ, नो बेकरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, तहरी
खान है, उन्होंने हमें फेसबुक पे कमेंट करके सवाल पूछा है। वो ये पूछ रही है कि मेरा सी सेक्शन हुआ है तो अब मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम रहता है, मेरी राइट साइड पे लम्प्स बन रहे हैं और वहां पे भी पेन होता है मुझे ब्रेस्ट फीड करवाते वक्त, प्लीज मुझे इसका कोई सोल्यूशन बता। मैं देखे बगैर ये जो चीजें हैं ना, इस तरह लम्प्स बन रहे हैं और प्रॉब्लम्स हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स आप देखे बगैर नहीं हल कर सकते। ब्रेस्ट फीडिंग में अगर प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट का प्रॉब्लम वैसे आपके सर्जन हल करता है, और ब्रेस्ट फीडिंग में अगर कोई लम्प्स की वजह से मसला है तब भी सर्जन हल करेगा। लेकिन अगर कोई क्रैक्स वगैरह निप्पल के इर्द गिर्द आ गए हैं तो वो फिर एंटी क्रैक क्रीम मिलती है निप्पल पे लगाने के लिए वो। और एक टोटका ये है कि जो थोड़ा बहुत दूध निकलता है ब्रेस्ट से, वही अगर निप्पल के इर्द गिर्द जो है वो लगा लिया जाए तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होती है। और प्लस ये कि हर दफ़ा फीड करा के आपको धो के ड्राई करना चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, गर्मी बहुत है, टाइट ब्रा नहीं पहननी चाहिए, नायलन की ब्रा नहीं पहननी चाहिए, ठीक है, और वर्जिश और हेल्दी खाना। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर तायरा ये कह रही है मेरी शादी को 8 साल हो गए लेकिन बच्चा कोई नहीं है, मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं। 5 साल पहले मैंने टेस्ट ट्यूब करवाया लेकिन उस डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। इस साल फरवरी में डॉक्टर ने मेरी लेप्रोस्कोपी सर्जरी की, इसमें एक ट्यूब खुल गई लेकिन दूसरी नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि दूसरी ट्यूब नेचुरली बंद है। अब डॉक्टर्स ने मुझे उस IUI का बोला है। ट्यूब्स अगर प्रॉब्लमेटिक थी और IVF भी फेल हो गए हैं तो IUI बिल्कुल ना कराएं। IUI से कुछ नहीं होगा, क्योंकि IUI डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूब्स नॉर्मल होनी चाहिए। और लेप्रोस्कोपी में अगर आप ट्यूब खोले भी तो वो ट्यूब का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ठीक नहीं होता। ट्यूब्स खोलना बहुत पुराना तरीका इलाज है, आजकल ट्यूब्स नहीं खोलते क्योंकि ट्यूब्स इंटरनली डैमेज हो चुकी होती हैं। बाहर से तो जोड़ देते हैं लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है वो आप उसको वापस नहीं रिकवर कर सकते। इसलिए अगर आपकी ट्यूब्स डैमेज हैं तो उसका वाहिद हल IUI ही है, IVF ही है। और अगर आप IVF माजी में करा चुकी हैं और वो फेल हुआ तो अभी भी उसके कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होंगे। बहरहाल किसी अच्छे सेंटर से आप ट्राई कर सकती हैं। सबसे बेहतर हल ये है कि बच्चा अडॉप्ट कर लें। बहुत बच्चे हैं जो दे नीड केयर। सही बात है। वैसे 2050 के फिगर्स बंदा जान के डर जाता है कि इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, वसाइल नहीं है और बच्चे पे बच्चा पैदा कर रहे हैं। अच्छा रिमशा आराई है, वो ये कह रही है 20 साल की मेरी बेटी है, पीरियड्स बहुत कम होते हैं या 1 या 2 दिन कुछ, और निचला वाला हिस्सा बढ़ रहा है, गुस्सा भी बहुत आता है। तो मेरा ख्याल है निचला हिस्सा, निचला हिस्सा कौन सा? पेट का निचला हिस्सा ही मेरा ख्याल है। पेट का निचला हिस्सा, इसका मतलब ये है कि आपकी बेटी ओबेसिटी की तरफ जा रही है। ओबेसिटी की तरफ अगर आप जाते हैं तो पीरियड्स पे इफेक्ट होता है। वैसे तो पीरियड्स रेगुलर हो वो ठीक है, लेकिन आपकी इसका मतलब है बेटी हाई कार्ब डाइट खाती है और उसका हार्मोनल लेवल ख़राब हो रहा है, तो आप लो कार्ब डाइट उसको इनकरेज करें खाने के लिए, वर्जिश कराएं और कोशिश करें कि उसकी बॉडी में फैट जमा ना हो। ऑलराइट। बच्चों के पास टाइम नहीं आजकल वो सुबह स्कूल जाते हैं या फिर दोपहर में अकेडमी जाते हैं। लेकिन देखो टाइम हो या ना हो, आप अगर आप भूखे हैं तो आप सड़क से 2 छलियां भी लेके खा सकते हैं, बजाय ये कि आप मैकडॉनल्ड्स समोसे खाएं या आप समोसे लेकर खाएं या अगर मैं होंगी, यानी जिस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी, और आप सोचे मैं 80s में कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैं कॉलेज गेट पे वो छल्ली वाला खड़ा होता था और लोग समोसे खाने जाते थे कैंटीन में, और वो समोसे और साथ क्या होता, कचौरी खाने जाते थे और मैं छल्ली लेने आती थी। ठीक है, तो इट्स हाउ यू डिजाइन योर लाइफ। ऐसा मंडे से ऑफिस में छलियां ही आएंगी। ये अब रूटीन बना लें, छलियां सब खाएंगे बैठ के। नहीं मैं सीरियसली कह रही हूँ। नहीं इट्स लाइक अभी भी आप मेरा वेट तो नहीं बढ़ा बिल्कुल। चूंकि वो रेत वाली छली मेरा मिलती, दूसरी तो बहुत बड़ा है ना, तो मुझे तो इंसेंटिव चाहिए। आप सोचिए मेरा जो बेस्ट स्नैक है
मैं अभी भी हॉस्पिटल में मैं कोई इस तरह का बेस्ट स्नैक ये है कि मैं किसी दिन अपने साथ योगर्ट लेके जाती हूँ, और किसी दिन मैं अच्छा सा सलाद लेके जाती हूँ, और छलियाँ मैंने ला के रखी हुई हैं और मेरी मेड मुझे चूल्हे पे भून के देती है क्योंकि यहाँ पे रेत वाली छली नहीं है। तो और हाँ, नारियल मुझे बहुत पसंद है, तो उसका एक बड़ा पीस मुझे दे देती है जो मैं खा लेती हूँ और उससे वो बहुत सेटिस्फेक्शन होती अच्छा, है। नारियल फैटनिंग नहीं होता डॉक्टर? नहीं, क्योंकि नारियल का जो ऑयल है ना, वो दैट इज वेरी हेल्दी ऑयल। ओके, ठीक है, क्योंकि और वो मुझे भी नारियल नेचुरल, बहुत पसंद है, मगर मैं खौफ के मारे खाती कम हूँ। नहीं, और वो हेल्दी डाइट है, यानी वो हेल्दी स्नैक है। देखिए, एक चीज होगी हेल्दी स्नैकिंग, एक है अनहेल्दी। तो ये नेचुरल एंड हेल्दी स्नैकिंग है। तो आप सोचें कि मैं सारा वक्त इस कोशिश में, या फिर मैं उबला हुआ अंडा खा लेती हूँ, ठीक है, यानी मैं उबला हुआ अंडा साथ लेके हॉस्पिटल चली जाती हूँ और मैं चाय के साथ 11 बजे उबला हुआ अंडा खा लेती हूँ। तो it's not matter of time, it's a thing that how you design yourself कि मैंने ये वाली चीजें खानी है या अच्छा, ये नहीं है कि मैं दूसरी चीजें बिल्कुल हराम है, मैं नहीं खाती, मैं खाती हूँ, लेकिन जो रूटीन है वो रूटीन ये है, स्नैकिंग की, ठीक है। और इस वजह से यानी आप आइसक्रीम खाएं, जरूर खाएं, लेकिन 15 दिन बाद एक दफा खा लें, ठीक है। मेरे ख्याल से शाइस्ता के घर के पास आइसक्रीम वाला गुजर रहा है, मुझे कुछ हाँ। घंटी की आवाज मुझे इसीलिए टुन सुन के ना मुझे याद आया। तो बात ये है कि आपने अपनी लाइफ का डिजाइन खुद बनाना है, कोई भी आपको बना के नहीं देगा कभी भी। और जितनी एफर्ट आप अंदर डालेंगे उतनी एफर्ट बाहर निकल आएगी। इफ यू वांट टू लुक यंग फ्रेश, तो आपको अपनी बॉडी के साथ वर्क करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक डॉक्टर साहिबा, ये एक सवाल आया, वो कह रही है रिपोर्ट में मेरे हस्बैंड के स्पर्म मोर्टेलिटी का मसला आ गया है, डॉक्टर ने कहा है कि जब भी रिपोर्ट ठीक हो जाएगी हम आपको, आई थिंक ये उसकी कंटिन्यूएशन में ही है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या एक बंद ट्यूब के साथ, वो तो खैर आपने जवाब दे दिया, आई एम सॉरी। मैं अच्छा, ये है मेरा एक सवाल है कि अपनी हामला बीवी से कब तक मुबाशरत कर सकते हैं? यार प्लीज, इस तरह के सवालात जो है ना, मुझे वैसे भी मेल्स को एंटरटेन करने का कोई शौक नहीं है, और वो भी लाइक ये सवाल अगर खातून पूछती ना कि मैं कब तक अपने हस्बैंड से सेक्स कर सकती हूँ, तो आई वुड हैव बीन हैप्पी टू रिप्लाई हर as long as she is comfortable, okay, not like you are comfortable, so I'm not और अगर comfortable. डॉक्टर ने इजाजत दी है, बहुत बहुत सूरतों में डॉक्टर भी मना करते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम मना करते हैं, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया अगर है, यानी अगर आवल अगर नीचे है तो उसमें हम मना कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई और भी ऐसी जिससे आपकी प्रेगनेंसी को हार्म पहुंचने का डर हो, वैसे ज्यादा चीजें नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ा ज्यादा प्लेसेंटा ही होता है, ठीक है, या अगर पानी ज्यादा है तो तब। लेकिन एंड रिजल्ट इज as long as the woman is comfortable, बिल्कुल, apart from the doctor's advice, not like that मैं कब कर सकता हूँ। ये बड़ा अच्छा वैसे आपने कहा। वैसे कल शायद मेरे ख्याल से वो ड्रामा नहीं था जिसके ऊपर तस्नीम का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था, तो वो उसकी आखिरी किस्त हो गई है, तो वो उसमें वो उसको बताता है, वो डिवोर्स दे देता है, अपनी बीवी डिवोर्स ले लेती है एक्चुअली, क्योंकि वो दूसरी शादी कर लेता है। तो वो उन्होंने भी यही, जैसे आपने कहा ना, कि वो उसके अंदर शायद वो ये चाह रहा होता है कि मेरी बीवी अभी भी यंग और अभी भी मेरे साथ उसी तरह बात करे जो कि उसके साथ रेप का किस्सा मैं हो इसमें लिख भी चुकी हूँ कि ये जितने, मुझे अभी एक और खातून ने भी पूछा था कि 35 साल की एज है और मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे इस चीज के ताने देता है कि तुम बुढ़ी हो गई हो। तो मैं हैरत से सोचती हूँ कि ये लाइक मोस्टली आप देखें तो हमारे यहाँ के मर्द 40 की उम्र में इतने अगली लग रहे होते हैं, पेट निकले होते हैं, गंज नमूदार हो चुका होता है, और इतनी चीजें हो चुकी होती हैं, तो वो अपने आप को नहीं देखते।
मगर मर्दाना कुव्वत तो बरकरार होती है ना? नहीं नहीं नहीं, मर्दाना वो भी नहीं कुव्वत होती? बरकरार नहीं होती, नहीं, अच्छा। विद एज इट डिक्लाइंस। और दूसरी बात है कि अगर आपको डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन हो गया तो फिर और डिक्लाइन। और दूसरी बात यह है कि कभी आपने अपनी वाइफ से पूछा है कि अगर आप 2 मिनट बाद ही डिस्चार्ज हो रहे हैं तो वेदर शी फेल्ट सेटिस्फाइड और नॉट? हाँ, ये वाकई लाइक व्हाट टाइप ऑफ ये किस यूटोपिया में ये मर्द रहते हैं कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। अच्छा भाई, अगर तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा तो हो सकता है तुम्हारी बीवी को भी कुछ ना फील हो रहा हो, और हो सकता है तुम्हारा जो है पूरा टाइम ही मुश्किल से 30 सेकेंड्स हो, ठीक है, और 30 सेकेंड्स में तो खातून को ख्याल में नहीं आता। अच्छा, बिल्कुल, ये सही, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसके ऊपर लोगों को सुनना चाहिए। और मियां बीवी का रिश्ता ये नहीं होता, मियां बीवी का रिश्ता रिस्पेक्ट पर। मैं इस पे ब्लॉग लिख चुकी हूँ, मुझे टाइट कर दो, ठीक है। मैंने इस पे ब्लॉग लिखा था और वो एक पेशेंट पे ही लिखा था कि जो मेरे पास रोते धोते आई थी और उन्होंने कहा था जी मुझे टाइट कर दें, मेरे हस्बैंड मेरी जान अजाब में बनाई हुई है, ठीक है। तो बहरहाल उनको तो जो मैं कहना था मैंने कहा, लेकिन फिर मैंने इस पे ब्लॉग भी लिखा कि मुझे टाइट कर दो कि what type of like the men are really they're क्या कहना चाहिए, वो रियलिटी उनके पास रियलिटी होती ही नहीं है। वो एक पता नहीं एक अपनी ही दुनिया में रह रहे होते हैं। उनके नजदीक मर्दानगी या सुपीरियोरिटी या शॉनिज्म या पता नहीं ये इतनी बातें होती हैं कि उन्हें दूसरे जो उनका पार्टनर है उसका वजूद ही नहीं नजर आता। दैट वुमन फील्स कि ये माइनस है, ये क्या है, बस हाँ ठीक है, हम सही। मेरी बेटी 18 साल की है, डाइट अच्छी है, एक्सरसाइज करती है, वॉक भी करती है, मैंने उसकी अच्छी काउंसलिंग की है। वो मीठा शौक से खाती है, बट वो एक्सरसाइज करती है, बट उसके बहुत पेन होती है जब पीरियड्स होते हैं। मैं बहुत अच्छी साफ सुथरी और ताकतवर डाइट देती हूँ, अच्छी रूटीन रखी भी है, फिर भी उसे पेन होता है, पेन किलर से काम चलाना पड़ता है। मैं इसका सोल्यूशन तो चाहती हूँ, मगर ये जानना चाहती हूँ कि क्यों होता है, जबकि मैं डाइट और रूटीन दोनों चीजों का ख्याल रखती हूँ अपनी बच्ची का। डिस्मेनोरिया कहते हैं इसे, और डिस्मेनोरिया का डाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सारी उम्र डिस्मेनोरिया का शिकार रही, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अगर आपको डिस्मेनोरिया के मुतालिक मजीद पढ़ना हो, पेनफुल पीरियड्स, तो आप मेरी किताब में इसके मुतालिक 2-3 मजमून है, वो पढ़ लीजिए। लेकिन डाइट का पीरियड्स के पेन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी एक पूरी डिटेल्ड फिजियोलॉजी है, वो आपको पता चल जाएगी कि ये क्यों होता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ पेन किलर्स ही दिए जाते हैं, और या फिर आप टकोर वगैरह कर सकते हैं, बैक और ये सारा कुछ, वरना और अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है बच्ची को तो फिर वही बात है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो फैमिला 28 अगर आप दे दें 3 से 6 माह के लिए, तो उस टाइम पे पीरियड्स पेन नहीं होगी, लेकिन जब शुरू करेंगे तो फिर दोबारा होनी शुरू हो जाएगी। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया का बेसिकली इतना कोई ख़ास इलाज नहीं है, सिवाय इसके के पेन किलर्स लिए जाएं, और इसका खुराक से कोई ताल्लुक नहीं है। और अच्छी खुराक, सेहतमंद खुराक का मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हेल्दी खुराक होती है जो कि लो कार्ब होती है, लो फैट होती है और लो कैलोरी होती है। दैट इज हेल्दी डाइट। ओके, और हाई फाइबर। सॉरी तस्नीम, इसीलिए जो मैं कहती हूँ ना, मैं कहती हूँ आप तस्नीम, आप ना ऑफिस में सबको ना खीरे मंगवा कर दिया करें। मैं तो खाती हूँ, मेरे तो खाने में होता है खीरा। चाय के बाद आपको पता है, मैं चाय के टाइम पे भी आराम से खीरे शीरे, क्योंकि सैलड्स होते हैं ना, तो खीरे, मूलियाँ, और उसमें फिर शिमला मिर्च जो येलो वाली होती है वो, और सैलड के पत्ते और प्याज, टमाटर, और अगर अफोर्ड कर सकें तो ऑलिव्स, ठीक है, ये सारा कुछ डाल के अच्छा सा, और उसमें लेमन। और आप मुझे बताएं कि ये किस काफिर को ये सैलड बुरा लगेगा और पेट भी भर जाएगा।
हाँ, और उसके ऊपर कॉर्न्स भी डाल लें तो मस्त हाँ, मस्त उसके बाद कॉर्न्स भी डाल दें, और पेरिकॉर्न अगर डाल दें। अगर तस्नीम हो तो उसके बाद एक पाव जलेबी भी खा लेंगी वो। नहीं, जलेबी जरूर खाया करें, लेकिन जलेबी का टुकड़ा, अरे वो यानी तो कभी ये ना। इतना सा, और उस जलेबी के टुकड़े को बहुत देर मुंह में रखा करें। उस जलेबी के खाने से मौत अच्छी। अच्छा, हमारे पास 358 हो रहे हैं। डॉक्टर तायरा, मैं एक सवाल कर लूं, आमना अरशद का है अगर। जी जी अच्छा, वो कह रही है प्रेगनेंसी में मोशन लगे रहते हैं स्टार्ट प्रेगनेंसी से ही टिल 9th मंथ तक। पेशेंट को आईबीएस है, प्रेगनेंसी में हर मंथ एंटीबायोटिक मेडिसिन लेनी पड़ती है फॉर मोशन। डाइट में दलिया खिचड़ी बनाया है आईबीएस का मैं कोई सोल्यूशन नहीं बता सकती। आईबीएस इज एन ऑटोइम्यून प्रॉब्लम, सो वो इन्हें आईबीएस का प्रॉब्लम जो है वो इम्यूनोलॉजिस्ट से मिलके ही उन्हें सॉल्व करना चाहिए। सो इट्स नॉट माय टेरिटरी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज तो बहुत जल्दी आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, तो क्रेडिट मुझे। मैंने पिछले जुम्मे आप लोगों को आप माशाल्लाह के हैं, माशाल्लाह। अगले हफ्ते फिर कहीं हम इधर से उधर लुढ़क ना जाए। नहीं, वो इतनी डांट पड़ी थी तो मैंने कहा डॉक्टर तायरा को जो है ना खुश कर देते। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। लाइटली लिया करो। मेरे इर्द गिर्द लोगों को बहुत परेशानी होती है कि मैं जरा डांट को ज्यादा देती हूँ। मैं कहती हूँ वो मेरी डांट जो है ना उसे तुम प्यार के फूल समझा करो, क्योंकि और सीखा करो उससे। क्योंकि मेरा थैंक यू। मैं बहुत हाई उस पे क्या कहना चाहिए, हाई एनर्जी पे काम करती हूँ, और उसमें मैं बहुत सारी चीजें सिखाना चाहती हूँ। और फिर अगर कोई बंदा मेरे साथ ना चल रहा हो ना, तो मैं कहती हूँ ये क्यों नहीं हो रहा, और सारा कुछ। इसलिए प्लीज मेरी डांट दिल से कभी ना लगाना। मुझे तो याद नहीं, अगर ना डांटा होता तो आज ये बेहतरी ना आई होती। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मेरे मच। बच्चे से कभी पूछना कि मामा जो है वो खत्ती के हैं उनके साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।